वीणा वादिनी वाग्देवी माँ सरस्वती को सादर वंदन। आज के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय कैप्टन पूल डॉक्टर आदर्श किशोर जी, चूंकि मेरा ये ननिहाल है इसलिए मैं आपका स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और धन्यवाद हनुमान जी, हमारे आदरणीय दीपाराम जी के बारे में अगर कहें तो ये बड़े डिसिप्लिन है और कोई दिखावा नहीं, कोई किसी तरह का प्रचार प्रसार शोर शराबा नहीं, पूरा ध्यान अपने काम पर देते हैं। और सर ने मुझे कॉल किया, उससे पहले हनुमान जी को भेजा कि आप जाइए मिल के आइए। मैंने कहा सर आपका कॉल आता उससे ही हम आ जाते। तो मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा कि हम 1 घंटा देरी से आए। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि समय इन्होंने 12:30 से 1 तक कहा था आ जाना, और अचानक से 1:15 बजे कॉलेज में मीटिंग थी और सुबह आदर्श जी का एक कार्यक्रम था जिसमें 400-500 बच्चे थे, बड़े स्तर का कार्यक्रम था। माँ शारदी की प्रतिमा स्थापित की थी तो उसमें भी समय दिया, और उसके बाद में जैसे ही हम रवाना हो रहे थे इसमें ऐसे में एक स्पीड सीट आई और सर को वो भरनी जरूरी थी, क्योंकि बाड़मेर का कॉलेज नोडल कॉलेज है और नोडल कॉलेज होने के नाते वो भरना जरूरी था। अभी विधानसभा भी चल रही है तो कुछ बाध्यताएं थी, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। और एक बार तो मुझे लगा था कि सर बहुत व्यस्त रहते हैं, पता नहीं एक जगह होंगे कि 4-5 जगह होंगे, कहाँ से आएंगे, मैं सीधे ही निकल जाऊँ। पर मुझे लगा कि नहीं, मेरा ननिहाल है और ननिहाल वाले कहेंगे कि आप लाए नहीं मुख्य अतिथि महोदय को। तो मैंने सर को एक बार मैंने कहा निकल रहा था, मैंने कहा रिंग कर दो। तो सर को जैसे कॉल किया, सर ने कहा 15 मिनट रुकिए आता हूँ। हम रवाना तो होते लेकिन इतने स्पीड से बीच में आई, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। मंचासीन आदरणीय बाबूलाल जी, आपने विद्यालय के लिए बहुत कुछ किया है और ये विद्यालय आपसे उम्मीद करता है कि आगे भी इस तरह से आपका सहयोग बना रहेगा। आदरणीय पूर्व सरपंच जैसाराम जी, आदरणीय सुरभ खान जी और तमाम मेरे ननिहाल के बड़े बुजुर्गों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं मेरी बात मुझे सर ने कहा कि कोई समय की बाध्यता नहीं है, क्योंकि आप 12 बजे से बैठे हैं तो थक गए होंगे, तो अधिक बात नहीं कहूँगा। कुछ बातें जो विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई है मैं वे ही बातें बताऊंगा। मुझे याद आ रहा कि जब मैंने कक्षा 12वीं पास की थी तो उस समय विद्यालय सहायक मेरे थे, क्योंकि 12वीं पास वालों को लिया जा रहा है और आज वे जो ट्रेंड थे उनको प्रबोधक बना दिया, कैडर बन गए। मुझे भी पिताजी ने कहा कि ये फॉर्म भरना है क्योंकि इसमें ट्रेनिंग नहीं चाहिए, और सच बताऊं तो मैं घर से बाहर निकला, मैंने कहा ये फॉर्म भरना पड़ेगा और मैं चला गया बाहर। लेकिन गया गलत जगह नहीं, सही जगह गया और मैंने नियमित विद्यार्थी के रूप में एडमिशन लिया। और जब मेरी बीए हुई तो बीए होने के बाद में 20 तरह की कुछ स्थिति बनी, तो घर वालों ने कहा कि अब आपकी बीए हो गई है और आगे पढ़ाई करते रहना, और गांव में अभी भी वो फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप जो है इसमें रहिए। तो उस समय भी मैंने ऐसा ही किया, मैं चला गया जोधपुर, और जोधपुर में मैंने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में एमए का फॉर्म भरा और मैंने नियमित विद्यार्थी के रूप में एमए उत्तीर्ण किया। ये बात कर रहा हूँ मैं 2002-03 की, जब मैंने एमए किया, 20-22 साल हो गए हैं। तो उस समय की स्थितियां एकदम अलग थी। जैसा कि हमारे आपके इस विद्यालय के आदरणीय दीपाराम जी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उसमें बताया कि 100% परिणाम रहा है। हम बात कर रहे थे, इस बार पैटर्न कुछ बदल गया है। पहले तो बता दूं कि आज का ये जो वार्षिकोत्सव है विदाई समारोह के साथ है, आपके स्टाफ गण, आपके शिक्षक आपको विदा कर रहे हैं और हम और डॉक्टर आदर्श जी आपको लेने के लिए आए हैं, क्योंकि आप 12वीं के बाद सीधे महाविद्यालय में आने वाले हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी संख्या यहाँ कम है, क्योंकि आज पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ऐसी स्थिति में इस पंचायत मुख्यालय पर भी 2 स्कूल हैं और ये पहला बैच है। और जो भी विद्यार्थी है, 10वीं विद्यार्थी सही, लेकिन आप नियमित विद्यार्थी के रूप में महाविद्यालय में आवेदन करें।
लेकिन स्थितियां बड़ी प्रतिकूल है। सर देख रहे थे जो बच्चियां डांस कर रही थी, जो बच्चे डांस कर रहे थे, कुछ बहुत अच्छा कर रहे थे। आपने जो संगीत को चुना वो भी बड़ा अच्छा था। तो सर देख रहे थे कि ये कौन कौन से एनसीसी में भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि एनसीसी में लास्ट ईयर से ये किया है कि परसेंटेज बेस पे ले रहे हैं, और परसेंटेज बेस पे अगर कहूँ तो कॉलेज बाड़मेर की ही बात करें, बाड़मेर का जो पीजी कॉलेज है, नोडल कॉलेज है, 1965 में स्थापित हुआ है। आज भी जिले में अनेक कॉलेज खुले हैं, गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं, लेकिन फिर भी पीजी कॉलेज के प्रति बच्चों का क्रेज है, क्योंकि डॉक्टर आदर्श किशोर जी जैसे वहाँ बैठे हैं, वहाँ बच्चों को एक नई दिशा देते हैं, तराशते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस में मैं बताऊं कि 90% अगर है, हम और सर बात कर रहे थे, 90% है तो आपका एडमिशन होता है, चॉइस के सब्जेक्ट मिलते हैं। 90 का मतलब 90%। अगर हम थोड़ा और आगे जाए, राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें, जयपुर की, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, तो वहाँ 95 से कम बात है नहीं। अपने महाविद्यालय में इस बार जिनके 85 प्लस है उनको चॉइस के सब्जेक्ट मिले, 80 से कम वालों को एडमिशन भी नहीं मिला है, क्योंकि 3500 4000 आवेदन होते हैं, 800 सीट है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, उतना ही आप जमाने के साथ चला पाएंगे, जमाने के साथ चल पाएंगे। क्योंकि आज का युग प्रतियोगिता का युग है। एक अनार तो बीमार की स्थितियां बनी हुई है। मुश्किल से 200-300 की वैकेंसी आती है, लाखों की संख्या में आवेदन होते हैं। अभी आपने देखा 4th ग्रेड की भर्ती आई थी, उसमें 25 लाख ने परीक्षा दी है। और जब भर्ती जब संदेह के दायरे में आती है तो और भी बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है उस विद्यार्थी के लिए, जिस विद्यार्थी ने सालों तक मेहनत की थी, उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। और इसी तरह से आपकी एसआई भर्ती भी लंबित है। वर्तमान दौर में सरकार ने बहुत नियम कड़े किए हैं, लेकिन नियम को तोड़ने वाले भी आ जाते हैं सामने। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज के इस दौर में कंपटीशन का दौर है, ऐसे में आप अपना सब कुछ अर्पित नहीं करेंगे। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप अपना वो स्थान हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। मैं कुछ कहानियों के माध्यम से बताना चाहूंगा। कहानियों के माध्यम से एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको अगर कहा जाए, बच्चे को कहा जाता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं वास्तव में आपके अंदर क्या है आपको पता ही नहीं, क्योंकि जो भी हम आईएएस का जब रिजल्ट आता है तो देखते हैं, या बड़े पदों पर रिजल्ट आता है, तो सच बताऊं गांव के नौनिहाल भी बड़े पदों पर पहुंचते हैं, जो इन सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। भले ही उनका प्रारंभिक रूप कैसा रहा, लेकिन बड़े पदों पर जब हम परिणाम देखते हैं तो हमारे गांव की प्रतिभाएं सामने आती है। तो आप क्योंकि ये 12th पास करके जा रहे हैं, सीधा आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, वहां आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं है, किस क्षेत्र में भविष्य है, क्योंकि यहाँ तो साइंस कॉमर्स तो है नहीं, यहाँ तो आर्ट्स ही है। तो ऐसी स्थिति में आप उस क्षेत्र से तो एकदम बाहर हो गए हैं। जो साइंस में कंपटीशन है, कॉमर्स में, उससे एकदम बाहर हो गए, आर्ट्स में ही है। तो ऐसी स्थिति में आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, आपकी रुचि किस में है, किस क्षेत्र में स्कोप है, इसके लिए विद्यालय स्तर पर अगर करियर काउंसलिंग हो तो और अच्छा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। यही अवसर आता है वार्षिक उत्सव में। इस बार धन्यवाद देना चाहूंगा दीपा राम जी को कि आपने हमें बुलाया, नहीं तो वार्षिक उत्सव में कौन होते, नेताजी होते हैं, और जरूरी भी है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनती है कि उनको बुलाना होता है। अब चूंकि विधानसभा चल रही है तो नेताजी है नहीं, तो हमें मौका लगा, तो हमने कहा बच्चों से रूबरू होते हैं, तो किस तरह से आगे हमें किस तरह से तैयारी करके आगे बढ़ना है। कुछ मैं बातें बताऊंगा जो ध्यान रखनी विशेष रूप से। कुछ नेगेटिव बिंदु है। नेगेटिव बिंदु कौन से हैं, जैसे आज का छोटा बच्चा गांव का मोबाइल पे अपना समय ध्यान ज्यादा देता है, मोबाइल पे ही अपना सब कुछ लगातार, उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि मोबाइल में क्या है,
मोबाइल में एक रील के बाद दूसरी रील, तीसरी रील, एक रील के बाद दूसरी रील और चलता रहता है। सोशल मीडिया को आप बच्चे कितने हैं जो मोबाइल का उपयोग करते हैं, एंड्रॉइड फोन का? ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं करता है? चाहे वो आपका हो, चाहे आपके मम्मी का हो, पापा का हो या बड़े भाई का हो, किसी का ही। मैं तो समझता हूँ कि कई बच्चों के पास ही मोबाइल हो जो 12th लेवल में पढ़ रहे हैं, कक्षा 9 से 12वीं के बीच में बच्चों के पास ही मोबाइल होते हैं, ऐसा नहीं। और आज सबसे बड़ी भूमिका इस मोबाइल की एक बीमारी इस तरह की जो हमें पीछे की ओर ले जा रही है। लगता तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमारे भविष्य को खराब कर रहा है, हमें पीछे की तरफ धकेल रहा है। अभी तो बड़ा अच्छा लगेगा, चाशनी की तरह लगेगा, लेकिन समय निकलने के बाद में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मिर्जा गालिब का नाम सुना होगा, वे कहते हैं, मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूं। क्योंकि ये वक्त निकल गया तो फिर ये वक्त मिलने वाला नहीं। ये जो 10 बच्चे जा रहे हैं आज, ये 10 बच्चों का एक सुनहरा अवसर है कि आपको इतने बड़ी संख्या में विदाई दे रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप यहाँ से, जैसा कि हनुमान जी ने बताया, तुम आप इस विद्यालय की अच्छी बातों को ले जाना, आपको जो डांट लगी है उसको यही भूलना। ऐसा टीचर बहुत कम कहते हैं, मैंने पहली बार सुना है कि मन से कहे कि हमारी कुछ हुई होगी विद्यालय में, शिक्षकों के द्वारा कुछ आपको डांट लगी होगी तो उसको यही छोड़ जाना और संस्कार यहाँ से ले जाना। जो भी आपको अच्छी बातें कही है शिक्षकों ने, उनको साथ में ले जाना। और आप जब यहाँ से जाते हैं तो क्या करते हैं, आप में से कोई बड़ा व्यक्ति बनेगा, कोई बड़े पद पर पहुंचेगा तो क्या होगा, आपके इस क्षेत्र का नाम रोशन होगा। लोग कहेंगे कि यह हाजारियों की ढाणी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हुआ है, आज आरएस बन गया, आईएएस बन गया, उस पद पर पहुंच गया। और आप क्या करेंगे, एक आइडियल बनेंगे, एक आदर्श बनेंगे, आप आसपास के वातावरण को प्रभावित करेंगे। मैं जिस गांव से आता हूं, मेरा गांव सेतरा में यहाँ से 70 किलोमीटर है। मेरे परिवार में, दादा के परिवार में और मेरे गांव में लगभग मैं बताऊं 50-60 सरकारी सेवा। मेरे दादा के परिवार में 16 नहीं, क्योंकि वो एक कंपटीशन का माहौल बना। मेरे चाचा सबसे बड़े जो पटवारी थे, फिर बाद में आरआई बने, प्रमोशन हुआ, इस तरह से माहौल बना। और माहौल बनने से क्या हुआ, बाकी वाले लोगों ने भी पढ़ाई शुरू की कि पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है। और एक विद्यार्थी शहर जाता है और घर वाले पैसे देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहां जाकर के अन्य गतिविधियों में व्यस्त हो जाता है, जैसा कि आज की युवा पीढ़ी हो रही है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या है, नशे की समस्या। जो युवा पीढ़ी है, आपको पता है इस क्षेत्र में एमडी की फैक्ट्रियां पकड़ी गई और जो सेवन करने वाली उनकी उम्र देखो कितनी, 18, 20, 25, 30 साल, उससे ज्यादा नहीं। इसके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र में कई तरह की नकारात्मक गतिविधियां होती, जैसे आत्महत्याएं बहुत हो रही है। बच्चा समझता ही नहीं कि होता क्या है और गलत काम को अंजाम दे देता है। तो मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगा कि आप संस्कारवान बने, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाए जिससे आपके माँ बाप को नीचा देखना पड़े, जिससे आपके परिवार को नीचा देखना पड़े, जिससे आपके गांव को, समाज को नीचा देखना पड़े कि हमारे बच्चे ने इस तरह का काम कर दिया है। तो ऐसा जब भी आपके मन में आए तो आप अपने माँ बाप को स्मरण करें, अपनी माँ को, अपने पिता को, तो आप एक बार रुक जाएंगे ऐसा काम करने से। तो मैं कहना चाहूंगा कि उनके संस्कारों को लेते हुए आगे बढ़े। और आज का जो दौर है, मैंने बताया प्रतियोगिता का दौर है, और ऐसे में जब आप यहाँ से जाएंगे 12वीं करके कॉलेज लेवल पे जाएंगे, हायर एजुकेशन में आपका पहला कदम होगा, तो मुझे वो पंक्ति याद आती है मुक्ति बोध की, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए। और वहां आप निर्णय नहीं कर पाते कि मुझे कहाँ जाना है, मेरे लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा, और न ही आपको रास्ता बताने वाला कोई होता है। तो इसलिए आवश्यक है कि आप कक्षा 12वीं करने के बाद में जब कॉलेज स्तर पे जाएं तो अपने किसी सीनियर से सलाह लें, आपकी किस विषय में रुचि है, आप क्या कर सकते हैं, और आपका ज्ञान किस विषय में है। तो आप इन सभी के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए विषयों का भी चयन करें, क्योंकि आपकी
एक तो सीमाएं होगी कि आप साइंस उससे बाहर निकल गए हैं, लेकिन आर्ट्स में भी बहुत कुछ है जो हम कहते हैं ना कि आज का व्यक्ति चंद्र लोक तक पहुंच गया है, लेकिन अगर मानवता बची है, मनक थोड़ा बचा है, तो वो किसमें बचा है? उसके लिए हम उसका श्रेय साहित्य को देते हैं, उसका श्रेय हम किसको देते हैं? साहित्य को देते हैं। तो इस क्षेत्र में कला के क्षेत्र में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की कि आप सही समय पर निर्णय लें और उस दिशा में अपना कदम बढ़ाएं, और उस दिशा में कदम बढ़ाने के बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि विद्यार्थी जीवन एक तपोवन है। विद्यार्थी जीवन एक तपोवन है। आप जब तक अनुशासित तरीके से, दृढ़ निश्चय के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक सफलता मिलना मुश्किल है। सफलता बहुत सरलता से मिलने वाली नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? हार्ड वर्क चाहिए, कड़ी मेहनत चाहिए। आपको बीच में नकारात्मकता का वातावरण बनाने वाले खूब मिलेंगे, आपको बीच में मिसगाइड करने वाले खूब मिलेंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। जो भी आप अपना लक्ष्य बनाएं, आपको लगता है कि मेरे में ये एबिलिटी है। और सच बताऊं तो कभी आप विद्यार्थी जीवन में कभी एकांत में बैठकर अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। एक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है, और आप इस तरह का विचार मन में लाएं कि मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, तो सच में ऐसी कोई बात नहीं है कि मनुष्य नहीं कर सकता। आज आपके सामने मैं तो बताता हूं कि इस क्षेत्र के आदर्श है डॉक्टर आदर्श किशोर। सुबह 5 बजे महाविद्यालय आते हैं और रात को सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन सर की गाड़ी, हम कभी किसी काम से बाजार जाते तो सर की गाड़ी देखते हैं। इतनी जिजीविसा, इतना समर्पण भाव किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए। तो ये भाव उनके मन में क्यों आता है? ये भाव उनके मन में इसलिए आता है कि उनके संस्कार ये रहे हैं कि मैं औरों के लिए कुछ करूं, मैं विद्यार्थियों को कुछ दे सकूं। अब सर और अच्छा काम करें, नए वर्ष में सर ने जैसा अनाउंस किया है RS एकेडमी का काम शुरू करें, उसमें ऐसे विद्यार्थियों को अवसर दिया जाएगा जिनके पास वास्तव में साधन नहीं है, जो कमजोर विद्यार्थी है उनको वो अवसर मिलेंगे। तो आप इन चीजों का फायदा उठाएं और अपने भविष्य के प्रति सजग होते हुए सही विषय का चयन करते हुए आगे बढ़े। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि आपने सच में टैलेंट सब में होता है, लेकिन टैलेंट को परखना होता है। टैलेंट होता है लेकिन टैलेंट को परख नहीं पाते। मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा जिसके नाम से हजारों पेटेंट है। आपने नाम सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन का। उनकी एक छोटी सी कहानी में सुनाऊंगा प्रिय बच्चों। जब वो प्राइमरी स्कूल में थे, और प्राइमरी स्कूल में भी ऐसी क्लास में थे जैसे फर्स्ट लेवल से भी पहले, तो एक दिन उनके टीचर ने एक चिट्ठी लिखी, उनके बैग में डाली कि अपनी माँ को देना। और उस चिट्ठी में क्या था? बच्चा पढ़ना नहीं जानता था, और बच्चा घर आया, घर आकर के इस बच्चे ने चिट्ठी माँ को दी, माँ ने पढ़ी, और एक बार तो माँ की आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने बच्चे को पता नहीं चलने दिया। बच्चे ने कहा कि माँ क्या लिखा है? तो माँ ने लिखा कि स्कूल ने लिखा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, कुशाग्र बुद्धि है, और हमारा स्कूल उस योग्य नहीं है कि आपके इस बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए बेटा कल से स्कूल नहीं जाना है। तो बच्चे के मन में वो भाव आया कि ये कर सकता हूं मैं, और बच्चे को जीवन संघर्षों पर चलना पड़ा। संघर्ष करते करते उनके नाम पे हजारों पेटेंट हुए, और उसके बाद में उनकी माँ भी चल बसी, और एक उम्र के साथ उन्होंने जब घर को देखा सफाई करते, वो एक चिट्ठी मिली वापस। तो चिट्ठी में जो लिखा था वो क्या लिखा था? बच्चे ने खोल के, बच्चा क्या हो, एडिसन तो बड़े हो गए थे, चिट्ठी में देखा तो उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, हमारे स्कूल के योग्य नहीं है, इसे कल से नहीं भेजी। दाद देनी चाहिए उस माँ की। अगर माँ ये बताती या हाइपर हो जाती तो हो सकता है एडिशन नहीं होता आज के समय में, लेकिन माँ ने उसको पॉजिटिव वे में लिया और बच्चे को ये कहा कि तू प्रतिभाशाली है और स्कूल तेरे लेवल का नहीं है। इसलिए बच्चे के अंदर वो भाव आया, और बच्चा
जीवन संघर्ष के रास्ते पर चल पड़ा। कभी सर्च करना गूगल पे, एडिसन, जिनके नाम से हजारों पेटेंट है। तो इस तरह से आप भी हैं, आप में भी क्या है, टैलेंट है, लेकिन आवश्यकता इस बात की कि आप उन्हें कब परखते हैं, अपने से कब सवाल करते हैं और कब आपके मन में वो भाव जगता है कि मैं इसे कर सकता हूँ। एक और कहानी सुनाऊंगा मैं कि बच्चा वास्तव में नंबर लाना ही पर्याप्त नहीं है कि मैं 90% लाया, 95 लाया। अगर आपके संस्कार नहीं है तो कोई काम के नहीं है नंबर, वो अंक कोई काम के नहीं है। अगर आप माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, आप सद्भाव नहीं रखते हैं, आपके अंदर किसी तरह से संस्कार नहीं है, वो परसेंटेज भी आपके बेकार है। तो वो मूल्यों के साथ आपका परिणाम भी आपका मूल्यों के साथ होना चाहिए। एक बच्चे की और कहानी है जो नौकरी के प्रयास करता, लेकिन उसकी नौकरी लगातार नौकरी लगती ही नहीं है। और घर में क्या है, उसकी माँ है, बस मैं 5 मिनट में बात को पूरी करूंगा। घर में उसकी माँ है, उसके पिताजी है, बात बात पे उसको टोकते। वो कुछ भी करता है, घर में आता है, अपने शूज खोल लेता है, मुझे फेंक देता, माँ कहती है सही कर इसको। सुबह उठता है, पानी नल चलता हुआ खोल देता, छोड़ देता, तो माँ कहती है टूटी बंद कर। और लाइट चल रही है, माँ कहती है लाइट बंद कर। तो उसको लगता है कि ये माँ बाप की किच-किच मेरी नौकरी लगे तो इनके तो दर्शन ही नहीं करूंगा। एक बार मेरी नौकरी लग जाए तो इनके तो मैं जीवन में कभी दर्शन नहीं करूंगा। और संयोग से उसको इंटरव्यू कॉल आता है और वो इंटरव्यू देने जाता है। जब वो इंटरव्यू देने जाता है कंपनी में एक स्थान पर, जहाँ उसका इंटरव्यू कॉल होता है, इंटरव्यू देने जाता है, तो वहां जाने के बाद में वो पहले मैदान में बैठता है, उसके बाद में उसको लगता है प्यास लगती है और वो देखता है कि पानी की प्याऊ है, उसमें टूटी नल लगे हुए, 5-7-8 नल लगे हुए, लेकिन एक नल से पानी टप हो रहा है। तब उसको लगता है कि माँ भाभी यहाँ भी नहीं है, कह रही है कि टूटी बंद कर, माँ मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। और वो पानी पीता, टूटी बंद कर देता है। उसके बाद में जो इंटरव्यू देने वाले ऊपर की द्वितीय तल में इंटरव्यू है, बच्चे आ रहे जा रहे, उसको लग रहा है कि बहुत जल्दी आ रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं। उसके बाद में वो क्या करता है, उसका नंबर आता है कि भाई आपको ऊपर बुलाया जा रहा है। तो द्वितीय तल तक जाता है, सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते बीच में 3 ट्यूबलाइट चालू है। और जैसे वो एंट्री करता है, ट्यूबलाइट चल रही है दिन में 12 बजे, उसको लगता है कि अभागी माँ कहीं जाएगी नहीं, मेरा पीछा छोड़ेगी नहीं, मेरा कलेक्शन क्या होगा कि लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, लाइट बंद कर चालू है। तो वो स्विच 3 ऑफ करता है और जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड होता है, अंदर उसके आगे रिसेप्शन है, कुर्सियां हैं, लेकिन कुर्सियां बेहतर सी पड़ी है, बाकी वाले बच्चे सीधा अपना काम करके निकलते हैं। उसको लगता है कि मेरा बाप यहाँ बैठा है, तेरा के कुर्सी सही कर, सामान सही कर। और वो क्या करता है, 3 कुर्सियों को अरेंज करता है, एक इधर रखता है। उसके बाद में वो क्या करता है, इंटरव्यू बोर्ड के सामने पेश होता है। और जैसे ही पेश होता है, इंटरव्यू बोर्ड में जो अध्यक्ष होता है वो कहता है कि बेटा ज्वाइन करते हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। वो कहता है कि आप मेरी मजाक क्यों कर रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ ही, कोई सवाल नहीं पूछा, मेरी डिग्रियां आपने नहीं देखी, मेरी फाइल बंद पड़ी है। तो कह नहीं बेटा तेरा सिलेक्शन हो गया है, तुझे ले लिया गया है। तो कहता है कि नहीं मेरी मजाक मत कीजिए, इस तरह से सिलेक्शन होता नहीं है, आप मेरा इंटरव्यू तो लीजिए, कुछ पूछिए तो सही, मुझमें कुछ है का नहीं। तो फिर उसको बताया जाता है कि हमने सीसीटीवी कैमरेज लगा रखे थे, हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो हमारे ऑफिस को नई दिशा दे सके, हमें डिग्रियां नहीं चाहिए। डिग्रियों वाले आते हैं, वे स्वार्थ की भावना से भरे हुए होते हैं, अपने तक सीमित होते, संस्थान के बारे में कौन सोचेगा, ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए। और वो व्यक्ति आप है, आप 3 चरण पार करके आए हैं, अब आपकी इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। और सच में उस बच्चे को ले लिया जाता है, लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। कहानी आगे बढ़ती है और बच्चा घर जाता है, अपनी माँ के पैर पकड़ के रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तो माँ कहती है कि बेटा रो मत, एड़ा इंटरव्यू बड़े वेला नहीं, वो तो कहीं एड़ो इंटरव्यू बड़े वेला, तू रो मत, तेरा सिलेक्शन होगा। तो फिर पहले तो बोल नहीं पाता बच्चा, फिर बोलता है कि माँ मेरा हो गया। मतलब वो ये कह के गया था कि ये
इस बार मेरा अगर इंटरव्यू में हो गया तो इनके तो कभी दर्शन नहीं करूंगा, लेकिन उसका सिलेक्शन होने के पीछे कौन है? उसके माँ बाप के संस्कार है। तो प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप के संस्कार हमेशा साथ में रखना, ता उम्र आपको काम आएंगे। जीवन के किसी भी पड़ाव पर आप होंगे, आपको संस्कार सही दिशा की तरफ ले जाएंगे, आपका सही रास्ता निर्धारित करेंगे, और उसके बाद में वो माँ को कहता है कि मेरा चयन हो गया है, तो इसके पीछे क्रेडिट किसको देंगे? माँ बाप को देंगे, क्योंकि माँ बाप के संस्कार थे कि उस बच्चे का वहां चयन हो गया है, और उसको भी लगता है कि सच में मैं किस तरह से बड़ी गलती कर रहा था। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप कड़ी मेहनत करें, क्योंकि आज का दौर प्रतियोगिता का दौर है। इस कड़ी मेहनत के साथ अपने संस्कारों को नहीं भूलें, बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी अपनी जमीन को नहीं भूलें, अपनी जमीन से जुड़े रहें, अपने माँ बाप को हमेशा स्मृतियों में रखें, उनको साथ रखें। जहां भी आपको जाए, मैं आपके पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप हमेशा निरंतर आगे बढ़ेंगे। उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से आप आसमान जैसी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। लेकिन आवश्यकता इस बात की कि कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियों के साथ ही मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वे कहते हैं, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो जीवन में सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। आप हार्ड वर्क कीजिए, आपके अंदर बहुत कुछ है, आप उसको पहचानिए, उसको सही दिशा दीजिए और अपने जीवन का निर्माण कीजिए। मुझे आज बुलाया, मेरे ननिहाल में मुझे बात रखने का अवसर मिला, क्योंकि जॉब के कारण कम आना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपाराम जी और सभी ग्रामवासियों का, और मेरे भाई का भी सिलेक्शन रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि 2 गुना में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण है, तो आने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद स्टाफ का कि 5 स्टाफ के लोग हैं, कितने बड़े कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। जो भी मैडम लोग यहाँ है, आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करवाया है, और क्या पता ये इस साल यहाँ नृत्य करें, अगले साल हो सकता है इस महाविद्यालय में आकर के एनसीसी में सिलेक्शन हो जाए और सर की अप्रोच में आ जाए, तो आपके लिए और ही एक अच्छा अवसर होगा वो। हम क्योंकि महाविद्यालय से आए हैं, जो भी विद्यार्थी यहाँ से विदा हो रहे हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत। महाविद्यालय में एडमिशन लीजिए, लेकिन ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया कि हार्ड वर्क करना, 75 का आंकड़ा 80 से 90 तक ले आना, तो आपको अपनी इच्छा के विषय मिलेंगे, आपको भी बड़ा आनंद आएगा। महाविद्यालय में पहुंचने अपने आप में बड़ी बात है। नियमित विद्यार्थी के रूप में अगर आप आते हैं महाविद्यालय में, तो आपके लिए वो बहुत ही सुनहरा अवसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।